हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर्थिक भूगोल की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 संसाधन भूगोल का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने संसाधन भूगोल का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखा हो तो चैनल पे जाए और वीडियो को देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जल संसाधन, जो कि हमारे आर्थिक भूगोल में संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं जल संसाधन, जिसमें हम जल संसाधन के बारे में, उसकी विशेषता, इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में जानने वाले हैं। जल संसाधन एवं उनका उपयोग। जल संसाधन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इनमें मुख्य रूप से नदियां, झीलें, भूमिगत जल और महासागर शामिल हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से पीने, कृषि, सिंचाई, उद्योगों, जल विद्युत उत्पादन और घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जल संसाधन हमारे पृथ्वी में क्या है, जीवन का आधार। जितने भी जीव जंतु है, ह्यूमंस है, एनिमल्स, ट्रीज, एवरीथिंग, सभी के लिए जल इम्पोर्टेंट होता है, वाटर इम्पोर्टेंट होता है। कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य रूप से जल जो होता है, जल कहाँ कहाँ यानी पानी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो नदियां हो गई, झीलें हो गए, भूमिगत जल हो गए और महासागर में शामिल है हमारा जल। कहा जा रहा है कि पानी को पीने के अलावा, यानी पानी को क्या क्या उपयोग हम करते हैं, तो पानी पीने में उपयोग किया जाता है, कृषि में जिसमें सिंचाई की जाती है, उद्योग में, जल विद्युत उत्पादन में एंड घरेलू कार्य में, सभी चीजों में क्या किया जाता है, पानी का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीमित ताजे जल की उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। सीमित ताजे जल यानी जो हमारी पृथ्वी पे ताजे जल की मात्रा है वो हमारे पृथ्वी पर सीमित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका संरक्षण क्या है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में स्थल से ज्यादा वाटर मौजूद है, लेकिन पीने लायक यानी ताजे पानी की जो मात्रा है वो काफी कम है ना। बाकी जो वाटर है वो लवणीय रूप में मौजूद है हमारे पृथ्वी में। अब अगला है जल संसाधन के प्रमुख स्रोत। तो जल संसाधन यानी जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, उसके स्रोत क्या है। तो सतही जल, भूमिगत जल, महासागरीय जल। सतही जल में हमारा आ जाएगा नदियां, तालाब, झील, है ना, ये सारी चीजें। महासागरीय जल, भूमिगत जल, और एक और प्रमुख स्रोत है वर्षा, है ना, जो कि नेचुरल है एंड बहुत ही प्रमुख। इन सभी से सबसे ज्यादा प्रमुख ये है, हमारे जल संसाधन का प्रमुख स्रोत वर्षा। अब आते हैं जल संसाधनों का उपयोग, यानी हम जल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं। तो कृषि कार्यों में करते हैं, घरेलू कार्यों, घरेलू उपयोग यानी घरेलू घर के अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है, मत्स्य पालन एवं परिवहन, उद्योग, विद्युत उत्पादन, तो इन सभी कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा पॉइंट है जल संसाधन में कि वर्तमान चुनौतियां एवं संरक्षण के उपाय, यानी जल संसाधन को लेके वर्तमान में क्या चुनौती है और उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर केवल 3% ही पीने योग्य ताजा जल उपलब्ध है। जल प्रदूषण, अंधाधुंध दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट बढ़ रहा है ना। बोला जा रहा है कि हमारे पृथ्वी पे पीने योग्य जो पानी है वो कितना परसेंट है, 3% है, और जितने भी 7% है वो अलवणीय, सॉरी, लवणीय जल है या प्रदूषित जल है। तो 3% क्या है कि पीने योग्य पानी है हमारे पृथ्वी पर, जो कि जल प्रदूषण और अंधाधुंध के कारण, मतलब जल में संकट आया हुआ है। कहा जा रहा है इसे बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। तो इसे बचाने के लिए यानी जल की ताजे जो जल है उसको बचाए रखने के लिए या संरक्षित करने के लिए क्या किए जा सकते हैं, उपाय क्या है। तो कहा जा रहा है वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा जो जल होता है उसे संग्रहित करके हम जल को बचा सकते हैं। आधुनिक सिंचाई तकनीक,
आज के समय में नई नई तकनीकें जो है सिंचाई का उसका उपयोग करके प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नहीं करना है हमें, प्रदूषण को दूर करना है, स्वच्छ करना है, पुनः उपयोग, पानी का पुनः उपयोग करके। अब यहाँ है जल संरक्षण के प्राचीन उपाय। हमारे प्राचीन समय में जो लोग थे वो जल संरक्षण कैसे करते थे, जल को कैसे उपयोग करते थे अच्छे तरीके से, तो वही है प्राचीन उपाय। तो प्राचीन उपाय में हम जानते हैं क्या क्या किया जाता था। जल संरक्षण की प्राचीन विधियों में वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। बोला जा रहा है कि प्राचीन विधियों में क्या जाता था कि प्राकृतिक संरचनाओं का उपयोग मतलब नेचुरल तरीके से पानी का क्या किया जाता था, संरक्षण किया जाता था, जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें बावड़ी, जिसमें सीढ़ीदार कुएं, तालाब और बांध ड्रिप सिंचाई मुख्य है। इन पारंपरिक प्रणालियों ने सदियों तक समुदाय की जल आवश्यकता को पूरा किया। तो इस प्रकार जो हमारे प्राचीन लोग थे, पानी का क्या करते थे, संरक्षण करते थे और पानी की आवश्यकता को पूरा करते थे, संकट को दूर करते, पानी के संकट को दूर करते। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है ना, क्या मैंने कुछ जो प्राचीन उपाय थे जल संरक्षण के उसका। इसमें पहला है बावड़ी या स्टेप वेल। कहा जा रहा है कि गुजरात और राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भूमि का जल स्तर को संरक्षित रखने और गर्मियों में ठंडा पानी प्राप्त करने के लिए सीढ़ीदार कुओं का निर्माण किया जाता है। ये जो बावड़ी और स्टेप वेल है वो कहाँ पे बनाए जाते थे, तो गुजरात और राजस्थान में बनाए जाते थे। वहां पे भूमिगत जल को क्या किया जाता था, जल स्तर को संरक्षित रखा जाता था इसके द्वारा, बावड़ी और स्टेप वेल के द्वारा। अब नेक्स्ट है तालाब और झीलें। कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे, जिनका उपयोग पीने और सिंचाई दोनों के लिए होता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में, जैसे ग्रामीण इलाकों में क्या करा जाता था, इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे। मतलब कि गड्ढा खोद दिया गया, बारिश के वक्त में उसमें पानी जमी हो गई तो वो एक तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया। तो उस तरह गड्ढे खोद करके तालाब निर्मित किए जाते थे, जिसका उपयोग वे लोग, जो गांव के लोग होते थे, वो पीने के लिए और सिंचाई के लिए करते थे। अब अगला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में कहा जा रहा है कि मेघालय में सदियों से चली आ रही इस तकनीक में पानी को बांस के खोखले पाइपों के माध्यम से बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। तो इस प्रकार मेघालय में ये ड्रिप बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी का संरक्षण किया जाता है, या अभी भी किया जाता है और किया जाता भी था। अब है जोहड़। जोहड़ कहाँ का प्राचीन उपाय है। राजस्थान में मिट्टी के छोटे बांध बनाए जाते थे जो बारिश के पानी को रोकते थे और आसपास की जमीन में नमी बनाए रखकर भूजल को रिचार्ज करते थे। कहा जा रहा है कि जैसे वो क्या करते थे कि मिट्टी से बांध बना देते थे, जिससे क्या होता था कि जो बारिश का पानी बहती थी वो एक जगह इकट्ठी हो जाती थी, और इकट्ठी होने से पानी क्या होता था, भूमि के अंदर रिसता था, जिससे भूमि का जल जो कम होता था वो वापस पूरा हो जाता था, वो कमी यानी वापस आ जाता था, भूमि का जल की मात्रा बढ़ जाती थी। अब अगला है कुंड। कुंड कहाँ कहाँ पे बनाया जाता था, तो थार रेगिस्तान जैसे इलाकों में ढलान वाले छत या चबूतरे के माध्यम से बारिश के पानी को एक भूमिगत कुंड में इकट्ठा किया जाता था। ये हमने पढ़ा भी होगा 10th चैप्टर में शायद है या 8 में, कि जल संरक्षण के लिए जो रेगिस्तान में जो लोग घर बनाते थे वो ढलान बनाते थे और पाइप के माध्यम से एक गड्ढा बनाया हुआ रहता था, जिसमें उस छत के पानी को उस गड्ढे में संग्रहित किया जाता था, और बारिश के बाद या अन्य मौसमों में उन पानी का उपयोग किया जाता था अलग अलग कार्यों में। अब अगला है समुद्री संसाधन और जैविक संपदा। समुद्री संसाधन और जैविक संपदा, देखते हैं समुद्र जो है वो हमारे लिए कैसे एक संसाधन के रूप में कार्य करता है या हम उपयोग करते हैं उसका। कचरा आर्थिक गुणों में समुद्री संसाधन और जैविक संपदा का अध्ययन मानव की आर्थिक गतिविधियां, व्यापार, क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महासागर जो पानी के लगभग 71% हिस्से को कवर करते हैं, कच्चे माल, ऊर्जा, भोजन के विशाल भंडार है। तो ये हमारा बताया जा रहा है कि जो हमारा समुद्र संसाधन है, महासागर जो है कि हमारे पूरे पृथ्वी पे 71% कवर करता है, और ये कच्चे माल, ऊर्जा, भोजन का विशाल भंडार है। कौन? महासागर यानी कि समुद्र।
अब आते हैं, पहले पढ़ते हैं समुद्र संसाधन, उसके बाद जैविक संपदा। समुद्र संसाधन में कहा जा रहा है कि खनिज और ऊर्जा संसाधन, यानी ये जो चीज है वो हमारे समुद्र में पाई जा रही है। कहा जा रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब तो तटीय ड्रिलिंग के माध्यम से समुद्र तल से तेल और गैस निकाली जाती है। उदाहरण के लिए भारत में बॉम्बे हाई और मैक्सिको की खाड़ी इसके प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे समुद्र में कैसे संसाधन मौजूद है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर कहा जा रहा है मैग्नीज नोडुल्स भी मौजूद है। कहा जा रहा है गहरे समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले इन पिंडों में मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट और निकल जैसे मूल्यवान खनिज होते हैं। तो हमारे समुद्र तल पे ऐसे खनिज भी पाए जाते हैं। फिर है नमक। नमक का निर्माण कैसे होता है, तो कहा जा रहा है समुद्र जल के वाष्पीकरण द्वारा नमक का उत्पादन तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार हमारा जो समुद्र है वो भी एक संसाधन है। और भी है यहाँ पे जल संसाधन। जल संसाधन में जिसमें कहा जा रहा है कि देखो, विलवणीकरण, यानी जल संसाधन जो समुद्र का पानी है उसको हम पीने योग्य जो बनाते हैं वही है विलवणीकरण। विलवणीकरण में बोला जा रहा है तकनीकों के माध्यम से समुद्र जल को पीने योग्य और सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। मध्य पूर्व के देश जैसे कि सऊदी अरब और यूएई में यह मीठे पानी का मुख्य स्रोत है। विलवणीकरण मतलब समुद्र जल को क्या किया जाता है, ताजे पानी में बदला जाता है और उसे पीने और अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। और समुद्र क्या है, समुद्र क्या करता है, जो एक देश से दूसरे देश जो होते हैं ना, नाव जो सामान का निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, वो समुद्र रास्ते के द्वारा ही करते हैं। तो इस प्रकार भी समुद्र हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अब आते हैं हम जैविक संपदा, बायोलॉजिकल वेल्थ। जैविक संपदा कहने का मतलब है कि हमारे समुद्र में जैविक संपदा जो मौजूद है, जैसे कि मत्स्य पालन। कहा जा रहा है कि यह समुद्र जैविक संपदा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मछलियां, झींगे और केकड़े दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। प्रमुख क्षेत्र यानी कि कहाँ पे पाया जाएगा मत्स्य, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पे पालन किया जाता है, तो बोला जा रहा है जिन क्षेत्रों में ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती है, यानी समुद्र की जो गर्म और ठंडी जल धाराएं जिस क्षेत्र में मिलती है, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, न्यू फाउंडलैंड का ग्रांड बैंक, जापान का तट और उत्तर पश्चिम यूरोप। वहां पे बोला जा रहा है कि प्लवक के पनपने के कारण मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिससे वहां पे मत्स्य पालन ज्यादा होता है, लोगों को आय की प्राप्ति होती है और मछलियों का भी निर्यात आयात ज्यादा होता है। अब कहा जा रहा है समुद्री शैवाल। वैसे इनका उपयोग भोजन, जैसे कि जापान में नौरी, औषधि निर्माण और कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसका, समुद्री शैवाल का। कहा जा रहा है इसमें इनमें इनसे प्राप्त होने वाले एल्गिन का उपयोग आइसक्रीम, सौंदर्य प्रसाधन और कपड़ा उद्योग में होता है। समुद्र शैवाल। अब अगला है मूंगा। कहा जा रहा है मूंगे चट्टानें न केवल समुद्र जैव विविधता के केंद्र है जिन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, बल्कि ये पर्यटन उद्योग के माध्यम से तटीय अर्थव्यवस्था को भारी राजस्व प्रदान करते। कौन, मूंगा। अब अगला है आर्थिक भूगोल में महत्व, यानी समुद्र और समुद्री संसाधन और जैविक संपदा का आर्थिक भूगोल में क्या महत्व है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कहा जा रहा है वैश्विक व्यापार का लगभग 90% परिवहन समुद्र मार्गों से ही होता है। बंदरगाह और तटीय शहर वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। आर्थिक व्यापार कहने का मतलब है कि जो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी समुद्र के रास्ते से बहुत बड़े पदार्थों का या सामान का एक देश से दूसरे देश ले जाना। फिर ब्लू इकोनॉमी। आधुनिक आर्थिक भूगोल में ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा जोर पकड़ी। ब्लू इकोनॉमी कहने का मत्स्य पालन है ना, मछलियों का उत्पादन जोर पकड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इसके तहत समुद्री संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि आर्थिक विकास भी हो और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान भी ना पहुंचे। तो ब्लू इकोनॉमिक के तहत समुद्र जो संसाधन है उसका इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि वह एक तरह से उसका आर्थिक विकास भी हो जाए और समुद्र पारिस्थितिक तंत्र को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और भी कहा जा रहा है कि और अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है समुद्र या जल संसाधन के, तो कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार किसी भी तटीय देश को अपने तट से 200 समुद्र मील तक के क्षेत्र में संसाधनों के दोहन और उपयोग का विशेष आर्थिक अधिकार प्राप्त होता है, जो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी देश है जिससे
के 200 मील समुद्र 200 समुद्र मील के अंदर में अगर कोई संसाधन उसे प्राप्त होता है तो वो उससे उसे अधिकार होता है उस देश को कि वो उस संसाधन का दोहन कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो चैप्टर 3 संसाधन भूगोल हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें मैं लेके आऊंगी इसका अगला चैप्टर, आर्थिक भूगोल का अगला चैप्टर, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो गुड लक फॉर योर स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।